मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ और कंसिस्टेंसी से चीज़ें कैसे डिलीट करते हैं, और उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल हम वाइट बोर्ड की भी कर लेंगे। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। जो एग्जाम्पल लिखी हुई है इसको देख लेते हैं। और बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि ताकि आर कंसिस्टेंसी में अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी के दिमाग में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई है, 3 आपके पास नोड्स हैं जिनके दरमियान में 2 आर्क हैं। अब ये वो आर्क हैं जिसमें कनेक्शन ना रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, अगर आप ए के रेफरेंस से चेक करें तो ये कहता है ए इज लेस देन बी, लेकिन अगर आप बी के रेफरेंस से चेक करें तो वो कहता है बी इज ग्रेटर देन ए। ये दो अलग अलग बात है, समझ रहे हैं। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल की थी मैपिंग की, उसमें रेफरेंस किसी का नहीं था। वो कह रहा था ए और बी में ग्रीन कलर अगर एक में है तो दूसरे में ही होना चाहिए। सेम था, मतलब बाय डायरेक्शन था। ये क्या है, यूनि डायरेक्शन। अगर ए के रेफरेंस से चेक कर रहे होंगे तो आप चेक करेंगे ए लेस देन बी, लेकिन अगर बी के रेफरेंस से चेक कर रहे होंगे तो देखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इनको डिस्कस करेंगे। इनिशियली हमें आर्क एग्जामिन करने कोई से भी, तो हमने कौन सा आर्क एग्जामिन किया, दिस वन, ए और बी। अब हम रैंडम एक एक करके वैल्यू उठाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि भाई शुरू में सबके पास 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारा टारगेट ये है कि हमें ऐसी वैल्यूज फिल करनी है कि आखिर में ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले हमने ए उठाया। ए में वैल्यूज थी हमारे पास 1 2 3 4। बी में वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और सी में भी वैल्यूज हैं 1 2 3 4। हमने उठाया ए और बी। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अब हमने ए की वैल्यूज को चेक करना है क्या उनके लिए बी में कोई मेंबर मौजूद है। तो सबसे पहले हम आते हैं 1। हम ए और बी का कनेक्शन चेक कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। आवाज आ रही है सबको? ए के मेंबर एक एक करके उठाएंगे और उसके लिए कोई ना कोई बी में बंदा मौजूद होना चाहिए जिसका कंडीशन ट्रू हो रही। तो ए में से उठाया 1। बी में कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 जिससे छोटा हो या है मौजूद। क्या बी में कोई बंदा ऐसा है जो 1 से बड़ा हो, या इनडायरेक्टली या बी में कोई ऐसा बंदा है जो जिससे 1 छोटा हो। तो 3 लोग मौजूद है, इसका मतलब है 1 ट्रू हो गया। 2 को चेक करते हैं, 2 के लिए 3 4 मौजूद है। 3 को चेक करते हैं, 3 के लिए 4 मौजूद है। लेकिन जब हम 4 को चेक करते हैं तो 4 के लिए कोई मेंबर मौजूद नहीं है बी का। इसका मतलब है ए और बी में आर कंसिस्टेंसी जब हो सकती है जब ए में से क्या डिलीट हो जाए, 4 डिलीट हो जाए। डिलीट क्लियर? ए में से क्या डिलीट हो जाए, 4 डिलीट हो जाए। अगर आप ए और बी को आप चेक करें तो हर बंदा ए का बी के किसी ना किसी बंदे से छोटा है। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप को चेक करते हैं, बी और सी। क्या कंडीशन लगी हुई है, बी इज लेस देन सी। यही वाली बात है। तो 1
2 3 4 से छोटा है, 2 3 4 से छोटा है, 3 जो है वो 4 से छोटा है, लेकिन 4 किसी से छोटा नहीं है, तो यहाँ से 4 डिलीट कर दो। सही है। अब दोबारा से इस कॉम्बिनेशन को फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम रेफरेंस लेते हैं बी का। अब हम रेफरेंस लेते हैं बी का कि बी जो है ए इज लेस देन बी। तो बी का हर मेंबर ए के किसी मेंबर से बड़ा होना चाहिए। बी का हर मेंबर ए के किसी भी एक मेंबर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं 3। 3 यहाँ पर किससे बड़ा है? 2 और 1 से। यहाँ पर 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ 1 किसी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बी में से क्या डिलीट हो जाना चाहिए? 1 डिलीट। फिर दोबारा अगर हम आगे बढ़े तो हम दोबारा से ए और बी का रेफरेंस चेक कर रहे हैं। ए और बी का रेफरेंस चेक कर रहे हैं कि ए का हर मेंबर बी के किसी मेंबर से छोटा होना चाहिए। तो देखें 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, लेकिन 3 जो है वो किसी से छोटा नहीं है, इसमें से ए में से 3 डिलीट हो गया। ठीक है। फिर दोबारा मजीद चेक करते हैं कि सी और बी का ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो सी का हर मेंबर बी के किसी एक मेंबर से बड़ा होना चाहिए। ऐसा ही है। सी का हर मेंबर किसी एक मेंबर से बी के बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 किसी से बड़ा नहीं है, यहाँ पर 1 किसी से बड़ा नहीं। देख रहे हैं आप? अब 1 यहाँ पर किसी से बड़ा नहीं है क्योंकि 2 और 3 से बड़े, यहाँ से 1 डिलीट कर दिया। यहाँ पर 2 भी किसी से बड़ा नहीं है, तो 2 डिलीट कर दिया। यहाँ पर 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पर 4 जो है वो 3 से बड़ा है। अब मजीद अगर हम कोई चीज चेक करें तो बताएं कोई फर्दर फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना स्लाइड में हुआ वो उतना ये हुआ है। ये कह रहे हैं कि ए में 1 2 होना चाहिए, बी में 2 3 होना चाहिए, सी में 3 4। क्या अगर मजीद कोई कॉम्बिनेशन चेक करें तो फायदा होगा या नहीं होगा? मजीद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? मजीद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? या ये फाइनल वैल्यूज हैं कि ए में 1 2 आ जाए, बी में 2 3 आ जाए और सी में 3 4? जी। क्या मजीद कोई कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए या ये फाइनल है? चारों कॉम्बिनेशन चेक करके देख लेते हैं। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। आवाज आ रही है सबको? पहला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि ए में हर वैल्यू बी से छोटी है। ये देखें 1 जो है यहाँ पर 2 से छोटा है, 2 जो है यहाँ पर 3 से छोटा है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ट्रू हो गया। अब वाइस वर्सा चेक करते हैं। बी का हर मेंबर, हाँ, बी का हर मेंबर ए के किसी एक मेंबर से बड़ा है। जब 2 देखें 1 से बड़ा है, 3 देखें 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया है, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें। अब इसको चेक कर लेते हैं। बी का हर मेंबर सी के किसी एक मेंबर से छोटा होना चाहिए। देखिए 2 या 3 से छोटा है, 3 या 4 से छोटा है। वाइस वर्सा चेक कर लें कि सी का हर मेंबर बी के किसी मेंबर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 जो 3 से बड़ा है। इसका मतलब है इसके बाद मजीद कोई इसमें अपडेशन नहीं हो सकती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। डेफिनेटली यही चेक कर लेना बेटा, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है, तो हम यही चेक करेंगे। किसी को यहाँ पर कोई सवाल है तो बता दीजिए। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए। कोई भी सवाल नहीं है किसी को? चले फिर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बोर्ड पे, और स्लाइड की एग्जाम्पल है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ समझा देंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको यहीं पर ही डिस्कस कर लें। ठीक है। पहले मैं एक बोर्ड बना दूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हमने आर कंसिस्टेंसी से सॉल्व करना है फॉरवर्ड चेकिंग के साथ। ये क्या एग्जाम्पल है मैं आपको समझाया, तो वही आपके पास तीन कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। वही तीन कलर हैं आपके पास, रेड, ग्रीन और ब्लू। जैसे पहले स्लाइड में हुआ वैसे कर लेंगे, फिर इसके अलावा भी सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास सबसे पहले ये है कि ए बी सी डी ई एफ, इनिशियली अगर बात करें तो सबके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो इनिशियली अगर बात करें तो सबके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हम ये देख चुके हैं कि फॉरवर्ड चेकिंग हमारी हेल्प कैसे करता है। आप सबसे पहले रैंडम किसी को कोई कलर असाइन कर दें, एक दो स्टेप के बाद आप उस पर आर्क कंसिस्टेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। जब तक डोमेन थोड़ी कम नहीं होगी आप आर्क कंसिस्टेंसी लगाएंगे तो फायदा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ए को हम रेड कलर असाइन कर देते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी आर आफ्टर द सॉल्यूशन, वी आर नॉट आफ्टर द एग्जैक्ट पाथ, बट हमें फाइनल सॉल्यूशन चाहिए कि वो सॉल्यूशन कैसे आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने ए को रैंडम रेड कलर असाइन कर दिया। आप किसी और को भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो स्लाइड में हुआ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले स्लाइड वाला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चेंज भी कर लेंगे। तो हमने ए को रेड कलर असाइन कर दिया, इसको रेड कलर मिल गया। अब इस ए को रेड कलर असाइन करने की वजह से जो ए के नेबर्स हैं उनमें से रेड कलर निकल जाएगा, ऐसा ही है ना। ए को रेड कलर असाइन करने की वजह से जो ए के नेबर्स हैं उसमें से रेड कलर निकल जाएगा, ऐसा ही है। तो कौन कौन नेबर हैं ए के, शाबाश, ई एफ बी, सही सही कह रहे हैं, ई एफ बी। तो ई में से भी निकल जाएगा, बी में से भी निकल जाएगा, एफ में से भी निकल जाएगा और ई में से भी निकल जाएगा। इसका मतलब है ये यहां तक हमने ये स्टेप हमने कर लिया। एग्री सब, इस बात से एग्री है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉरवर्ड चेकिंग करके किसी को वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक और फॉरवर्ड चेकिंग करते हैं और किसी को वैल्यू असाइन कर देते हैं। अगेन जैसा स्लाइड में हुआ वैसा कर रहा हूँ, मैंने बी को जी असाइन कर दिया। कंसिस्टेंट असाइनमेंट का मतलब क्या है कि कंडीशन वायलेट ना हो रही हो, तो मैंने क्या करा, बी को जी असाइन कर दिया। अब बी को जैसे ही जी असाइन किया, ये आ रहा है, जैसे ही बी को जी असाइन किया तो बी के जो नेबर है वो कौन कौन है, सी डी एफ ए, सी डी एफ ए। तो सी में से भी जी निकल गया, डी में से भी जी निकल गया, ई अपनी जगह पर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे लास्ट स्टेप में। और एफ में से भी क्या निकल गया, जी निकल गया। तो यहां तक मुझे बताइए सबकी समझ में आ गया। यहाँ तक मुझे बताइए सबकी समझ में आ गया, किसी को कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन है तो बताइए। अब हमें आर्क कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और हम थोड़ी देर पहले आपको ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आर्क कंसिस्टेंसी में वो नोट चेक की जाती हैं कि जिसमें कोई फायदा हो रहा हो। मतलब फर्स्ट करें सी और डी को चेक करूं तो देखिए आर्क कंसिस्टेंट है, ये कुछ डिलीट ही नहीं होगा, ये कह रहा हूँ गलत। अगर सी और डी को चेक करूं तो सी और डी आपस में क्या आर्क कंसिस्टेंट है, कोई फायदा ही नहीं होगा, सही कह रहा हूँ ना। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, किसी ऐसे का ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारा फायदा हो। कोशिश हमारी क्या होती है कि एक इंडिविजुअल वाले को लाजमी पिक करें, ताकि इंडिविजुअल वाले में हमें डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी हो। इंडिविजुअल मतलब जिसमें एक सिंगल वैल्यू। तो ये कह रहे हैं बी और ई को ले लें सर आप, बी और ई, अगर हम बी और ई को ले लें तो बी और ई आपस में कनेक्ट ही नहीं है, तो आप क्यों ले रहे हो भाई, नेबर्स तो होने चाहिए ना, वो नबी और मोहतशम, ये तो नेबर भी नहीं है बी और ई, उनको नेबर भी तो होना चाहिए, ऐसी थोड़ी किसी का भी ग्रुप बना लेंगे। हम ले लेते हैं
डी और एफ, ठीक है, डी और एफ आपस में नेबर है। चले देखते हैं डी और एफ, डी और एफ, ठीक है। तो अगेन डी और एफ जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, डी और एफ आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। डी इज नॉट इक्वल टू एफ, यही लिख लेता हूँ, डी इज नॉट इक्वल टू एफ, मतलब डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी की वैल्यू है इस वक्त आर बी और एफ की वैल्यू है इस वक्त बी। तो हमें पता है ये आपस में आर कंसिस्टेंट नहीं है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, डी प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको डी में से डिलीट हो जाना चाहिए, उसको डी में से क्या हो जाना चाहिए, डिलीट। तो देखें यहाँ से मैंने डी में से डिलीट कर दिया, हम पहुंच गए यहाँ पर आर जी आर बी आर जी बी, सही है। अब नेक्स्ट ग्रुप किसका होना चाहिए आपके ख्याल में, सी और डी का, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ये कह रहे हैं सी और डी का, कोई एक दो वाला तो लाजमी होना चाहिए और एक सिंगल वाला, तो सी और डी का ग्रुप बना लेते हैं। सी और डी का ग्रुप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, नेबर है। सी और डी का ग्रुप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपस में क्या है, नेबर है। तो सी की वैल्यू क्या है, आर बी, और डी की वैल्यू क्या है, ओनली आर। तो क्या डिलीट होना चाहिए सी में से, आर। ये हो गया आर जी बी आर जी बी। अब बचा ई, ई का ग्रुप किसके साथ बना सकते हैं, ई का ग्रुप किसके साथ बना सकते हैं, ए के साथ भी बन सकता है, एफ के साथ भी बन सकता है, डी के साथ भी बन सकता है, सी के साथ भी बन सकता है, ठीक है। ई का ग्रुप ए के साथ बन सकता है, अगर ए के साथ बनाए तो कोई फायदा नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। वो तो एफ के साथ बनाना है, वो तो दिख रहा है, लेकिन हम रीजन उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ई का ग्रुप ए के साथ बनाना तो कोई फायदा नहीं, ए के साथ कोई फायदा नहीं है। ई का ग्रुप डी के साथ बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, सही है। ई का ग्रुप सी के साथ बना रहे हैं, फायदा है, ठीक है। तो सी और ई का ग्रुप भी बन सकता है, ठीक है। सी और ई का ग्रुप भी बन सकता है और ई और एफ का ग्रुप भी बन सकता है। तो ई और एफ का बना लेते हैं, मर्जी है हमारी। तो ये कह रहा है जी बी और वो क्या कह रहा है बी, ऐसे क्या डिलीट होगी अभी। तो देखिए आपका एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया। अगर आप इन वैल्यूज को पुट कर दें उसी ऑर्डर में और वेरीफाई कर लें कि भाई कोई अटैक तो नहीं हो रहा, मतलब क्लैश तो नहीं आ रहा। तो ए को आपने कलर असाइन किया रेड, बी को आपने कलर असाइन किया ग्रीन, सी को आपने कलर असाइन किया है ब्लू, डी को आपने कलर असाइन किया रेड, एफ ई को आपने कलर असाइन किया ई को ग्रीन, एफ को आपने कलर असाइन किया है ब्लू। देखें जरा, कोई भी दो नेबर्स आपस में सेम कलर तो नहीं शेयर कर रहे, कोई भी दो नेबर्स आपस में सेम कलर को शेयर नहीं कर रहे, कोई भी दो नेबर्स आपस में सेम कलर को शेयर नहीं कर रहे। जी सही है, कोई भी दो नेबर्स आपस में सेम कलर तो शेयर नहीं कर रहे, एग्री। तो देखें यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। और जो हमने इसमें सीखा है वो क्या सीखा है कि देखिए फॉरवर्ड चेकिंग के जरिए आप कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। इट माइट बी पॉसिबल आपको वैल्यू असाइन भी मिले शुरू में, हो सकता है आपसे कहा जाए आप खुद असाइन करें और उसके बाद कहा जाए दो स्टेप के बाद अब आप कंसिस्टेंसी लगाओगे। तो आप जो ग्रुप चूज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, बस कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है नेबर्स का ग्रुप होना चाहिए। अब अगर नेबर्स का ग्रुप नहीं है तो आप गलत काम कर रहे हैं, सही। अगर नेबर्स का ग्रुप नहीं है तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप ग्रुप भी वो चूज करिए जिसमें डिसीजन मेकिंग में आसानी है। अब अगर फर्स्ट करें एक ग्रुप बन रहा है और दूसरा ग्रुप बन रहा है, दो वैल्यूज डिलीट हो सकती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा किसमें से वैल्यू डिलीट करनी है। तो कोशिश हमेशा ये करें कि जो सिंगल वाली वैल्यू है उसके साथ ग्रुप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आपके पास ऑप्शन ही कम होगा तो आप सही वैल्यू डिलीट करेंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक और एग्जाम्पल पे एक और फॉरवर्ड चेकिंग से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो स्लाइड का क्वेश्चन है तो सबकी समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं किसी और तरह से ना,
कि भाई स्टार्ट अगर कहीं और से करें, देखते हैं कि भाई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि आंसर आए, हम मुझे भी नहीं पता, मैं रैंडम स्टार्ट करूंगा कहीं से भी, तो अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो डेफिनेटली हम कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि भाई हम ई को कलर दे रहे हैं रेड, ई को हमने कलर दे दिया रेड, सही है? जी जी बिल्कुल, ई को हमने कलर दे दिया रेड। तो ई को रेड कलर देने के बाद जो ई के नेबर थे वो कौन है? सी डी एफ है, सी डी एफ है। तो सी में से निकल गया आपका ई रेड, डी में से आपका निकल गया रेड, एफ में से निकल गया आपका रेड, और ए में से निकल गया आपका रेड, और बी जो है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, अब देखें किसको करना है कलर। एफ को कर देते हैं, एफ को कर देते हैं। एफ के पास जो ऑप्शन है वो दो हैं, या तो ग्रीन या तो ब्लू, इसी में से कोई कलर देंगे। ब्लू दे देते हैं। अब जैसे आपने एफ को ब्लू कलर दिया तो एफ के जो नेबर थे वो है ए बी ई डी, तो ए में से ब्लू निकल गया, बी में से ब्लू निकल गया, ए में से ब्लू निकल गया, बी में से ब्लू निकल गया, डी और ई में से भी ब्लू निकलेगा। तो डी में से भी ब्लू निकल गया और ई में तो ब्लू है ही। सही है भाई, यहाँ तक हम पहुंच गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अब आप कंसिस्टेंसी लगाएं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद अलग अलग तरीके से सोचें और मुझे बताइए कि कौन सा ग्रुप बनाने में आपका फायदा है, कौन सा ग्रुप बनाने में नहीं। सी डी का बना सकते हैं कह रहे हैं। देखिए तीन लोग हैं जो डबल डबल है, जाहिर सी बात है उनका बनाना पड़ेगा, तो सी का अगर डी के साथ बना लेंगे कह रहे हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सी का डी के साथ। बी का भी बना सकते हैं डी के साथ, है ना? सी का भी डी के साथ बना सकते हैं, बी का भी डी के साथ बना सकते हैं, एफ का बना सकते हैं डी के साथ, ठीक है? एफ का बना सकते हैं डी के साथ। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है अगर हम देखें, सबसे पहले हम आते हैं बी। बी के ग्रुप किस किस के साथ बन सकते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं, फिर बनाना है नहीं बनाना वो बात कर लेते हैं। तो बी का एक ग्रुप बन सकता है ए के साथ, लेकिन फायदा है, ठीक है? तो बी का एक ग्रुप बन सकता है ए के साथ, फायदा है। बी का एक ग्रुप बना रहे हैं एफ के साथ, बी का एक ग्रुप बना रहे हैं एफ के साथ, फायदा नहीं है, ठीक है? बी का ए के साथ तो फायदा है, बी का एफ के साथ कंफ्यूजन है। बी का बना लेते हैं डी के साथ, तो बी का डी के साथ भी बन सकता है, और बी का बना लेते हैं सी के साथ, तो बी का सी के साथ फायदा नहीं है। जो दो के साथ फायदा है, एक बी का ए के साथ बन सकता है, एक बी का डी के साथ बन सकता है। तो हमारी मर्जी है, यहाँ पर भी है, हो सकता है भाई ए के साथ बनाए तो आगे जाके आंसर आ जाए, डी के साथ बना हो सकता है आगे जाके आंसर ना है, ठीक है? तो हम आप बता दें किसके बाद बनाऊं बी का ग्रुप। बी का ग्रुप बना लेते हैं ए के साथ, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, और यहाँ लिखा हुआ है आर जी। तो हमें पता है क्या डिलीट होगा यहाँ से, जी डिलीट होगा, यहाँ जी डिलीट हो गया, क्या आ गया जी, या आ गया आर, या आ गया जी बी, या आ गया जी, या आ गया आर, या आ गया जी। अब आ जाए सी का ग्रुप, तो सी का ग्रुप बन सकता है ई डी बी के साथ, बी डी ई के साथ, तो सी का ग्रुप बन सकता है बी के साथ, फायदा नहीं है, डी के साथ और ई के साथ, सिर्फ एक के साथ फायदा है, वो किसके साथ है, डी के साथ। तो सी का ग्रुप बना लिया हमने डी के साथ। सी में लिखा हुआ है जी और बी, और डी में लिखा हुआ है जी। सी में लिखा हुआ है डी और जी, जी और बी, और यहाँ से जी डिलीट हो गया, तो यहाँ से जी डिलीट हो गया, तो आ गया जी आर बी, जी आर जी बी। अब एफ का ग्रुप रहता है, एफ का ग्रुप बन सकता है ए के साथ, बी के साथ, ई के साथ, डी के साथ। एफ का ग्रुप बना लेते हैं ए के साथ, ठीक है, फायदा है। एफ का ग्रुप बनाते हैं अगर बी के साथ तो फायदा नहीं है, एफ का ग्रुप बनाते हैं अगर डी के साथ तो फायदा है, तो किसी के साथ भी बना ले जी डिलीट होगा। तो एफ का ग्रुप बना रहे हैं हम ए के साथ, तो एफ जो है वो जी भी है, वो क्या है जी है, तो जी डिलीट हुआ। तो वेरीफाई कर लीजिएगा कि भाई ये तमाम वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है? क्लियर हो गई बात?
तो ये आपका कंसिस्टेंसी इस तरह से आपकी हेल्प करता है कि आपके आंसर को किस तरीके से पिक कर सकते हैं। चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें, वैसे तो वो वाला सवाल स्लाइड में मौजूद है, लेकिन ये जो आपने दिया है सॉल्यूशन की पिक्चर ले लें, ये भी मौजूद ही होगा आपके पास रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, ठीक है, कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको इसका असाइनमेंट समझा दूंगा, वो भी बहुत आसान है। और फिर जब ये असाइनमेंट समझा दूंगा तो जो दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें असाइनमेंट 2 का जो आप लोगों ने क्वेश्चन था वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट समझा, सवाल ये नहीं है असाइनमेंट का, सवाल दूसरा है लेकिन इसी तरह का है। ये देखिए ये क्या खुला हुआ है, ये एक असाइनमेंट नहीं है, ये असाइनमेंट की तरह का क्वेश्चन है, बोर्ड दूसरा दूंगा मैं। ये कौन सा गेम है, कौन सा गेम है ये जी? नहीं नहीं, एड टू नहीं है, सुडोको है। 9 तो तुम्हें कॉलम दिख रहे हैं, तो 8 टू कहाँ से हो गए मोटिवेशन? ये सुडोको है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट क्या है, क्या आपने, किसने बोला है, ऊपर लिखा हुआ तो आ रहा है सैयद मोहम्मद मौजूद, ये क्या आ रहा है, यूसुफ, यूसुफ ने बोला। अच्छा जी, ए बी सी डी आई तक आपकी रॉज है और 9 तक आपकी कॉलम है। कंस्ट्रेंट ये है बेटा, यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है आपके कि हर कॉलम में अलग नंबर होना चाहिए, एक कॉलम में तमाम नंबर अलग होने चाहिए, एक रॉ में तमाम नंबर अलग होने चाहिए, और एक स्क्वायर के अंदर 3 बाय 3 के तमाम नंबर अलग होने चाहिए। ये देखिए, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, इसमें तमाम नंबर अलग होने चाहिए। ये एक रॉ है, इसके अंदर तमाम नंबर अलग होने चाहिए, और ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर तमाम नंबर अलग होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब है 3 बाय 3 का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? हर कॉलम में अलग, हर रॉ में अलग, और हर स्क्वायर में। तो इसमें कितने कॉलम है, कितने कॉलम है? 9। कितने स्क्वायर रॉज हैं? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है मुबशिर, 1 मिनट दे दें। 9 कॉलम है, 9 रोज है और 9 स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपके पास 27 कंस्टेंट है। कितने कंस्टेंट है? 27। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो देखें, ये कंस्टेंट है, ये देखें लिखे हुए सारे नहीं है, लिखा हुआ है ऑल डिफरेंट A1 से लेके A9। तो देखें ऑल डिफरेंट A1 से लेके A9, तो ऑल डिफरेंट B1 से लेके B9 एंड सो ऑन I1 से लेके I9। तो रॉस के लिए 9 हो गए, फिर कॉलम के लिए क्या होगा, ऑल डिफरेंट A1 से लेके I1। ये देखो इस तरीके से स्क्वायर के लिए क्या होगा, ऑल डिफरेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हर स्क्वायर में भी अलग होना चाहिए और कॉलम में भी अलग, रॉ के अंदर भी अलग। अच्छा, आपको जो सवाल दे रहा हूँ ये वाला नहीं है, दूसरा है, वो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, तो काइंडली एक दफा समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करना है, डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप भाई, आप कहेंगे सर मैं उसे चूज करूंगा जिसके पास कम ऑप्शन हो, तो आपने कहा सर सबसे पहले मैं पिक कर लेता हूँ उसको। ये देखिएगा सर, ये वाला कॉलम जो है ना, ये कॉलम मुझे ज्यादा फिल नजर आ रहा है, और ये वाला, ये कॉलम भी है, तो मैं इस कॉलम को पिक कर रहा हूँ, सही है। तो मैंने कहा अगर सिर्फ रॉस को और स्क्वायर को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास इस कॉलम में जो वैल्यूज बची हुई है, सिर्फ इस कॉलम में जो वैल्यूज बची हुई है, इस कॉलम में सॉरी, वो क्या है, 1 4 और 7। इसका मतलब है A6 पे जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 147। सही कह रहा हूँ गलत? A6 पे जो वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, 147।
बेटा ए 6 कॉलम में जो वैल्यूज बची हुई है वो बची हुई है 147, ठीक है। इसी तरीके से इंडेक्स हो गया A6 और ये कौन सा इंडेक्स हो गया E6, तो E6 में भी 147 आ सकता है। फिर मैं अभी कॉलम कंसीडर कर रहा हूँ, रॉ को नहीं देख रहा। इसी तरीके से I6 इस पे भी 147 आ सकता है जो बची हुई वैल्यू है, कॉलम के रेफरेंस से। ऐसा है या नहीं है? यहाँ तक समझ में आया सबके? अभी हम सिर्फ कॉलम चेक कर रहे हैं, इस कॉलम को हमने उठाया और इस कॉलम में पता ये चला कि भाई यहाँ पर 147 नहीं है, सही है। अब हम आए, हमने कहा भाई कॉलम में तो पता चल गया, अब रॉ चेक करते हैं। तो हमने जैसे ही ए रॉ चेक की तो ए रॉ के अंदर कोई हमारी हेल्प नहीं हुई, कोई वैल्यू डिस्कार्ड नहीं हुई 147 में से, देख रहे हैं आप। लेकिन जब हम इस पे आए E6 पे तो देखिए यहाँ पर 7 मौजूद है, ई वाली रॉ में 7 मौजूद है, तो यहाँ से हमने 7 डिलीट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 7 नहीं आ सकता, इसके स्क्वायर में भी 7 था, यहाँ पर भी 7 था, तो इसलिए हमने यहाँ से 7 डिलीट कर दिया। इधर आए तो इधर हमने देखा यहाँ पर क्या मौजूद है, इसकी रॉ में क्या मौजूद है, तो यहाँ से 1 डिलीट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो मतलब रॉ से हमारी 2 वैल्यूज डिलीट हो गई। अब हम आते हैं स्क्वायर पर। अब अगर हम स्क्वायर को देखें, इस स्क्वायर के अंदर क्या 147 में से कोई नंबर है? नहीं है। इस स्क्वायर में 1 क्या, E6 में क्या बचा है? 14। तो इस स्क्वायर में 1 मौजूद है, इस स्क्वायर में 1 मौजूद है, इस स्क्वायर में 1 मौजूद है, तो यहाँ से 1 डिलीट हो गया। इसका मतलब है E6 के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन क्या है? 4। E6 के बाद क्या ऑप्शन है? 4। तो जब E6 में 4 आ गया है तो इसका मतलब है बाकी दोनों में 4 नहीं आ सकता। जब इसके बाद एक ही ऑप्शन है तो बाकी दोनों में 4 नहीं आ सकता, तो बाकी दोनों में से 4 डिलीट कर दो। जब बाकी दोनों में से 4 डिलीट किया तो I6 के बाद क्या बचा? सिर्फ क्या बचा? सिर्फ 7। जब I6 में 7 आ गया तो इसका मतलब इस कॉलम में 7 नहीं आ सकता, तो यहाँ से 7 डिलीट हो गया। तो इसके बाद क्या बचा? सिर्फ 1। तो देखिए आपने एक कॉलम फिल कर दिया। जो आपने ये वर्डिंग में बोला है उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में असाइनमेंट में लिखना है। तो ये कंप्लीट डिटेल असाइनमेंट है, तो 3-4 पेज पे होगा असाइनमेंट। डायग्राम एक ही है, लेकिन आपने जो स्क्रिप्ट, जो आप डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं बार बार, वो आपने लिख के बतानी है। जैसे अभी मैंने कैलकुलेशन की सारी, ये आपने करके दिखानी है। डिटेल असाइनमेंट है, सही है। लेकिन इस डायग्राम पे नहीं करना, दूसरी डायग्राम में। अब इसके बाद कौन सा कॉलम पिक करोगे या रॉ पिक करोगे, तो मैं ये वाला कॉलम पिक कर रहा हूँ। ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये पिक कर रहा हूँ। अब इसमें आया, मैंने इसको चेक किया, मैंने बोला भाई अब जो अगर मैं बात करूँ 4th कॉलम की, तो 4th कॉलम में मेरे पास A4 पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? A4 पे इस लाइन में क्या क्या नहीं है? 4 नहीं है, 5 नहीं है और 9 नहीं है। 4, 5, 9। तो इसी तरीके से E4 पे भी 4, 5, 9 नहीं है। तो अगर मैं बात करूं I पे, तो I4 पे भी 4, 5, 9 नहीं है। ठीक है, मैंने कॉलम पिक कर लिया। अब मैं आता हूँ इनको डिलीट करने पे, जो डिलीट करता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई इस लाइन में 1 इस लाइन में 4, 5, 9 में से कुछ नहीं है, डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस ब्लॉक पे आता हूँ तो इस ब्लॉक की वजह से यहाँ पर क्या डिलीट हो जाता है? 5। अब आते हैं वापस, इधर आते हैं तो देखें यहाँ से 4 डिलीट हो जाता है। यहाँ आते हैं तो इसमें से क्या डिलीट हो जाता है? 9 डिलीट हो जाता है। और अगर इस 9 को भी देखें तो यहाँ से क्या डिलीट हो जाता है? 5 डिलीट हो जाता है। फिर क्या बचा यहाँ पर? 4। यहाँ पर आ गया 4। जब यहाँ पर 4 फिक्स हो गया है तो बाकी दोनों में से 4 डिलीट हो जाएगा। ऐसा ही है, यहाँ से 4 डिलीट हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? 9। तो यहाँ पर 9 आ गया और 9 यहाँ पर आ गया तो इसमें डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? कितनी आराम से हो रहा है, बस थोड़ा सा लेंदी है। आपने तमाम वैल्यूज को बताना है, जस्टिफिकेशन देनी है क्यों ऐसा हो रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। क्लियर? ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ सारी ये करके दिखानी है ना सर आपने। जो मैं कर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था, हाँ ये लिखते जाए नंबर की फॉर्म में कि क्यों किसको डिलीट कर रहे हैं। वरना तो ये असाइनमेंट होगा तो फिर तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, ये मतलब डायरेक्ट कर भी लें आप तो ये
थोड़ी भी देर में हो जाएगा। अच्छा, आपने चूज किसे करना है? आपने चूज किसे करना है जिसके पास जो ज्यादा फिल हुआ हो, वरना आपको आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने गलत सिलेक्शन की तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नहीं है आपका, असाइनमेंट दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है ये सुडोकू, 2 अलग अलग इनिशियल स्टेट है, आपने दोनों सॉल्व किए। सही है, मैं भी अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे। और सॉफ्ट रिमाइंडर है कि आपको बताया था कि आपके प्रोजेक्ट की जो वीडियो है वो कब तक अपलोड हो जानी चाहिए फाइल के साथ। प्रोजेक्ट की डेडलाइन कब बताई थी मैंने आपको वीडियो की? 26। तो 26 तक अपलोड हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी मोस्ट प्रोबेबली बकरीद से पहले वाली जो क्लास होगी वो लास्ट होगी। ऐसा ही है ना, 30 को हमारी लास्ट क्लास होगी। इसकी डेडलाइन मंडे ले लो यार, नेक्स्ट मंडे। एक हफ्ते की डेडलाइन बहुत होती है। मुझे मार्क्स फाइनल करने हैं 30 तारीख तक, और 30 तारीख है जुमेरात को। आप कल कर दो मोटेशन। कर लो यार, मैनेज करो, टाइम लगेगा। थर्सडे जो है ना, वो नेक्स्ट थर्सडे 30 जुलाई, और 31 को आपकी ईद है। सही है, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मार्क्स फाइनल हो जाए। आपको देख भी रहोगे कि आप मैं हाथ के हाथ मार्क्स अपलोड कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ। अब अगर आप लेट करेंगे तो 30 जुलाई से आगे चली जाएगी बात। इसीलिए प्रोजेक्ट भी आपसे बोला है 26 तारीख तक अपलोड कर दें, ताकि 28 वाली क्लास में आपका वाइवा हो जाए। उसकी मैं शीट बना के आप लोगों को बता दूंगा कि किसको किस वक्त ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, नंबर आप सबके पास मौजूद है। अच्छा जी, मीटिंग ऐड होती है तो फिर जिन लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई बात पूछनी थी उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो आपका असाइनमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका असाइनमेंट कौन सा है। क्या कह रहे हैं? असाइनमेंट 2 की डेडलाइन तो गुजर गई, कल रात की थी। सैयद मोहम्मद नबील अली, आपके कौन से मार्क्स अपलोड नहीं हुए? क्विज 2 और असाइनमेंट 2 के मार्क्स अभी मैं चेक करता हूँ, 5 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका है असाइनमेंट जो नया वाला, ठीक है। चलें, ठीक है, 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूँ।